हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड सेकेंड ईयर की सब्जेक्ट लर्निंग एनरिचमेंट थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ईपीसी के जो हमने पेपर पिछली क्लास में स्टार्ट किया था सब्जेक्ट, वो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आगे के टॉपिक्स पर बात करेंगे। क्या होता है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारी लर्निंग में, हमारी एजुकेशन में, उसकी क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी थी। कुछ प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा यूज ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एक सेकेंड, यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन, कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसे करेंगे और किस तरह से होता है। लास्ट क्लास में हमने यूज ऑफ कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शन देखा था, टीचिंग बाय कंप्यूटर, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा कि हम किस तरीके से अपनी एजुकेशन में हम अपने CAI यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो टाइटल है हमारा वो आज का ये है, फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम, यानी परीक्षा प्रणाली हेतु। परीक्षा प्रणाली में एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, परीक्षा परिणाम को कैलकुलेट करने में, उसके पब्लिकेशन में हर जगह कंप्यूटर का यूज होने लगा है। इस काम को करने में पहले बहुत टाइम लगता था और कंप्यूटर आया है जब से हमने एजुकेशन में कंप्यूटर का यूज करना स्टार्ट किया है, ये क्विकली हर चीजें करवा देता है और इससे रिजल्ट भी हमारा बहुत जल्दी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने आजकल यूनिवर्सिटीज में हर एजुकेशन बोर्ड ये कंप्यूटर को यूज करता है ताकि हम अपने जो लार्ज स्केल का जो भी हमारा वर्क होता है, जो भी रिजल्ट होता है, हम इजीली एग्जामिनेशन सिस्टम को कंडक्ट करवा सके, स्मूथली उसको रन करवा सके। क्लियर है? सबसे पहला। सेकेंड है हमारा टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, शिक्षण एवं, हिंदी में लिख रही हूं ताकि आपको हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आए, शिक्षण एवं अनुदेशन, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, शिक्षण के क्षेत्र में अनुदेशन का बहुत महत्व है। टीचिंग के जो फील्ड है उसमें इंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। लर्निंग की जो सक्सेस है वो कुछ हद तक हमारे इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करती है कि इंस्ट्रक्शन का प्रेजेंटेशन ही हमारा टीचिंग है। इंस्ट्रक्शन को हम अपने टीचिंग के लिए टीचिंग की तरह बना सकते हैं। कंप्यूटर ये दोनों काम बहुत अच्छी तरीके से करता है और वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकता है और हमारे इस पूरा जो हमारा जो लेसन होता है उसको प्रिपेयर करने में हमारी मदद कर सकता है और हमारी जो भी स्टूडेंट की समस्याएं होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी क्विकली सॉल्व करवा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है फॉर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श हेतु। कंप्यूटर के थ्रू हम शिक्षा के एजुकेशन के फील्ड में हम उनको गाइड भी कर सकते हैं, उनको कंसल्ट भी कर सकते हैं और ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वीकनेस, उनके जो वीक पॉइंट है, उनको हम फाइंड आउट करके उनको हम सॉल्यूशन में डाल सकते हैं और उनका जो भी रेमेडीज अवेलेबल होते हैं उनसे हम उनको हटा भी सकते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट आता है फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड रिसर्च, अनुसंधान में पद्धतों के विश्लेषण हेतु, अनुसंधानों के पद्धतों के विश्लेषण हेतु, पद्धतों के, एक सेकेंड, पद्धतों में, अनुसंधान में पद्धतों के विश्लेषण हेतु, रिसर्च में कैसे यूज आएगा? विश्लेषण हेतु। देखिए, हम अगर कंप्यूटर के जो भी हमारे डेटा जो होते हैं वो डेटा कलेक्ट करने में उसकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है और उसको एनालाइज भी कर सकता है वो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर जो इवैल्यूएटर होते हैं उसकी जो आवश्यकता पड़ने पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इवैल्यूएटर की जब जरूरत पड़ती है तो हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो हाइपोथेसिस होती हैं उनको चेक करने में, यानी हाइपोथेसिस और कल्पनाएं, उनको चेक करने में भी हम क्या कर सकते हैं, अपना इस कंप्यूटर का यूज करके उन एनालिसिस को कम टाइम में एक्यूरेट बना सकते हैं और स्टैट्स का भी हम रिजल्ट और स्टैट्स की टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जल्द से जल्द रिजल्ट दे सकते हैं और वो भी बिल्कुल एक्यूरेसी जिसमें बनी रहे। क्लियर है यहाँ पर?
अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव एंड मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग की। ये हमारा था कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से कंप्यूटर सहायक अनुदेशन मदद करता है, उसका यूज कहाँ होता है, तो ये सारे पॉइंट थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव एंड मेरिट्स ऑफ ई लर्निंग। देखिए, सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जनरली हम बात करते हैं कि हम अपने ई लर्निंग को ज़्यादा, और आजकल वैसे देख ही रहे हो आप, हर चीज़, हर एजुकेशन में, हर फील्ड में आपको ई लर्निंग अवेलेबल होगी। ई लर्निंग आप इजीली करवा सकते हो और ई लर्निंग से आप इजीली लर्न कर सकते हो। तो उसके ऑब्जेक्ट क्या, उसके मेरिट्स क्या, उन पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला है इंक्रीज एक्सेस, प्राप्ति में वृद्धि। ई लर्निंग से प्राप्ति में वृद्धि कैसे होगी? देखो, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हो तो उस सब्जेक्ट की कंटेंट उसके नॉलेज में नॉलेज को इंक्रीज करेगा। मान्यता प्राप्त जो एजुकेटर है वो अपनी इच्छा, मतलब जो भी स्टूडेंट की इच्छा होती है उससे, उस एजुकेटर से वो पढ़ सकता है, और यहाँ पर बहुत कम एक्सपेंस में, बहुत कम पैसों में आप अपनी लर्निंग को कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? सबसे पहला मेरिट और ऑब्जेक्टिव। सेकेंड है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आप अपनी प्रदर्शन जो होता है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, उसमें सुधार ला सकते हो। किस तरीके से? देखिए, अगर आप ई लर्निंग का यूज करते हो तो हमने जो रिसर्च किया है उसमें ये प्रूव होता है कि अगर हाई एजुकेशन है उस स्कोप में आपको ऑनलाइन स्टूडेंट डायरेक्ट से ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक, जब आप ऑनलाइन या ई लर्निंग के थ्रू अगर एजुकेशन करवा रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक ही इंक्रीज होती जाएगी कंपैरेटिव टू रनिंग और डायरेक्ट स्टूडेंट। ठीक है, फिर आता है आपका कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर। ये कन्वीनियंट होता है, जब चाहे जहां चाहे वहां पर ये लर्न कर सकता है। फ्लेक्सिबल होता है, जिस समय चाहे वो कर सकता है, जब चाहे कर सकता है। इसलिए लर्नर्स जो है वो इसको आजकल प्रेफरेंस देने लगे हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो तीन जो मोटो जो होते हैं ना हमारे ई लर्निंग के, वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट मोटो यही है, मेरिट यही है हमारे, कि ई लर्निंग इन वजह से ही ज्यादा प्रोसेस में आई है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा अप्रोच टुवर्ड ई लर्निंग। अप्रोच, हम अपनी, अगर हम बात करें कि ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग के प्रति उपागम यानी उसकी अप्रोच क्या है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम ये इन पॉइंट्स पर तो बाद में आएंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये होता क्या है। प्रेजेंट टाइम में हम ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस में या जो भी उनका हाई जो एजुकेशन है इंस्टीट्यूशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस समय में हमें ऑनलाइन क्लासेस को प्रोवाइड करवाना चाहिए, प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसलिए हमेशा जो हमारा स्टाफ होता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें उस कंटेंट को जो वो ऑनलाइन प्रोवाइड करने वाले हैं उस कंटेंट को उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो सके। और कंप्यूटर और इंटरनेट का भी उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से कंप्यूटर और इंटरनेट को हम अपनी एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर आधारित शिक्षा। कंप्यूटर आधारित शिक्षा। ठीक है, ये क्या होता है? देखिए, ये शैक्षिक वातावरण यानी एजुकेशनल एनवायरनमेंट में कंप्यूटर को एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह यूज करने के लिए इंडिकेशन दिया है। यदि भी अगर हम इसको क्लासरूम में ही कंप्यूटर को यूज करें, परंतु अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट ये इंडिकेट करता है कि अगर आपको कोई भी कंप्यूटर का प्रयोग हमेशा आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने में किया जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? सेकेंड आता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग यानी कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण। कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण सेवाएं वे होती हैं जिनमें विद्यार्थी अपने व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कंप्यूटर द्वारा सिखाता है। ये व्यक्तियों की कंप्यूटर सेवाओं के उपयोग
के प्रशिक्षण में विशिष्ट प्रभावशाली है, क्योंकि कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण को कंप्यूटर द्वारा एकत्रित किया जा सकता है ताकि विद्यार्थी लर्निंग करते समय कंप्यूटर के कार्यों का रिवीजन कर सके, उनकी प्रैक्टिस कर सके। क्लियर है? यहाँ पर थर्ड बात करते हैं। थर्ड है हमारा कंप्यूटर सपोर्ट एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। कंप्यूटर सहायक सहयोगी शिक्षा, यह आधुनिक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की सहायता से शिक्षण लर्निंग यानी एजुकेशन लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि सहयोगी या समूह शिक्षा का अर्थ ये होता है कि ऐसे अनुदेशनात्मक विधियां जिसमें विद्यार्थियों को किसी लर्निंग कार्य को आपस में मिलजुल कर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, वो अपनी लर्निंग को ईजी बना सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देखो ये भी देख लेते हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये होता क्या है। वैसे देखो कि अगर आप अगर आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, उनको जारी रख रहे हो, तो इसका प्रबंध करने के लिए एक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग या एजुकेशन रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए भी हो सकते हैं, तथा इंटरनेट पर कोर्स को वितरित करने के लिए ऑनलाइन सहयोग के लिए भी ये सहायता प्रोवाइड करवाता है, ताकि ऑनलाइन हम जो भी कंटेंट चढ़ाते हैं या जो भी हमारा कंप्यूटर बेस्ड जो भी हमारा प्रोग्राम है ऑनलाइन ई लर्निंग के थ्रू, वो उसको मैनेज करने का ये सिस्टम होता है। चलिए नेक्स्ट है ई लर्निंग 2.0। ये क्या होता है, देखिए लर्निंग शब्द 2.0 वेब 2.0 से स्टार्ट होकर ई लर्निंग के बारे में इसके नए ढंग से सोचने से रिलेटेड है। ई लर्निंग के स्टार्टिंग फेज में 10 इयर्स इसने क्या किया, अपने अनुभवों को इंटरनेट द्वारा प्रदान करने पर केंद्रित थी। ई लर्निंग सिस्टम एक ऐसे इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है जो स्टूडेंट तक इंटरनेट टेक्नोलॉजी की हेल्प से पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, लर्निंग में स्टूडेंट की भूमिका पढ़ने, गृह कार्य करने तक ही सीमित थी, और जो हमारा लेसन का एनालिसिस होता था वो एक शिक्षक, एक एजुकेटर, एक टीचर के थ्रू किया जाता था, जिसमें शिक्षार्थी को विषय सामग्री समझाने के लिए ऐसी सामग्री तैयार की जाती थी जिसमें विद्यार्थी इंटरैक्शन, एक्सपीरियंस, इवैल्यूएशन आदि प्रोवाइड करवाया जाता था। इसके विपरीत अगर ई लर्निंग की बात करें हम, तो ई लर्निंग 2.0 इस बेस पर आधारित है कि ये मानती है कि जो नॉलेज है वो सामाजिक तौर पर निर्मित होता है, यानी सोशली उसको बिल्ड किया जाता है। तो शिक्षा समस्याओं और क्रियाओं के बारे में गहन इंटरेक्शन और कंटेंट के बारे में डिस्कशन के थ्रू ही मिलती है। तो इससे सामाजिक सॉफ्टवेयर जैसे ब्लॉग हो गया, विकी हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, जैसे ब्लॉगिंग हो गई, तो इनसे एजुकेशन होती है। ठीक है, और जो अवास्तविक जगत है जैसे दूसरा जीवन का उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरीके से वस्तुओं को खोजने का सबसे अलग तरीका हमारा ई लर्निंग है, जिससे हमें एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ सकता है, सीख सकता है और लर्न कर सकता है। क्लियर है? फिर आपका आता है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम यानी अवास्तविक कक्षाएं, जिसको हिंदी में कहते हैं अवास्तविक कक्षाएं। देखना ये होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। देखिए, ऑनलाइन लर्निंग स्टेज पर तथा अदर कोई भी किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने वाले, जैसे टेम्पल यूनिवर्सिटी का फॉक्स, व्यापार का विद्यालय, मिनेसोटा गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी के रूप में ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का सीधा ब्रॉडकास्ट उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ई लर्निंग के प्रति उपरोक्त उपागम के अतिरिक्त सामाजिक नेटवर्क ई लर्निंग 2.0 के इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। सामाजिक नेटवर्कों को टेक्स्ट तैयार करने तथा लैंग्वेज जैसे इर्द गिर्द ऑनलाइन अधिगम समुदाय का विकास करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। मोबाइल ऑनलाइन जो हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर आप ई लर्निंग करते हो तो यानी कि भाषा अधिगम संबंध का उपयोग हाथ में पकड़े जाने, वो कंप्यूटर और सेल फोन जैसे उपकरणों की सहायता से भाषा शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर?
क्लियर है यहाँ पर? ये थी हमारी अप्रोच हमारे ई लर्निंग के प्रति, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो हमने लास्ट अभी टॉपिक डिस्कस किया है वर्चुअल क्लासरूम, उसके ऊपर बात करते हैं। क्या होता है वर्चुअल क्लासरूम, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा यूज कर लेते हैं हमारे इसकी वर्चुअल क्लासरूम की हिस्ट्री के बारे में बात, हिस्ट्री यानी थोड़े से टाइम के अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखो वर्चुअल क्लासरूम जैसे जैसे हमारी टाइम निकलता गया, जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट बदलती रही, वैसे लोगों की अजम्पशंस बदलती रही, कंसेप्ट चेंज हुए, कस्टम चेंज हुए, कल्चर चेंज हुआ हमारा, और उसी के साथ साथ हमारा मतलब इतनी सारी चेंजेस हुए हैं अगर एनवायरनमेंट में, तो हमारी एजुकेशन बिल्कुल भी अनटच तो नहीं रही होगी। यानी कि जो हमारे स्कूल था, स्कूल का फॉर्मेशन, उसका जो स्वरूप था वो कंटिन्यूस बदलता रहा। जैसे पहले होता था ब्रिटिश और मतलब उससे भी राजा महाराजों के टाइम गुरुकुल शिक्षा होती थी, फिर जैसे ब्रिटिश काल आया तो उसमें हमारे कुछ छोटे से मतलब एक एरिया होने लगा जहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग और स्तर के सभी बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार प्रदान करने के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करते हुए प्राथमिक शिक्षा का इनोवेशन हुआ। तो जिस तरीके से ये मतलब इस तरीके से ये काम और ये क्रांति परिवर्तन होने लगा है वर्तमान समय में, ई विद्यालय अथवा वर्चुअल क्लासरूम बहुत जरूरी था, ठीक है। तो चलिए होता क्या है वर्चुअल क्लासरूम, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए वर्चुअल क्लासरूम live broadcast of online presentation and increasingly being used at the online learning stage, and the variety of instructional providers such as Temple University, Fox Trade School and Minnesota Government College and University. In addition to the above approaches to e-learning, social network have become an important part of education 2.0 test ready for the social networks, online learning, community development and communication technology around the broadcast range of topics such as learning and language education. The term mobile assisted language as learning is used to describe language learning with the help of hand device such as a computer and cell phones. हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ई लर्निंग है, ऑनलाइन ई लर्निंग स्टेज पर तथा विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रदान करने वाले, जैसे कि हमने अभी बताया कि टेम्पल यूनिवर्सिटी, फॉक्स बिजनेस स्कूल, मैनसोटा, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, या फिर आप कह सकते हो किसी भी जो भी हमारा ऑनलाइन प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, और उसी के ज़रिए हम अपने वर्चुअल क्लासरूम पर ज़्यादा फोकस करने लगे। और हमारा जो टर्म है मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग इज द यूज टू डिस्क्राइब लैंग्वेज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ हैंड डिवाइस इज द कंप्यूटर एंड सेलफोन। सेलफोन और कंप्यूटर के थ्रू हम ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम में लर्निंग करवा सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो आज हमने जो डिस्कस किया, ये जो वर्चुअल क्लासरूम है हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वर्चुअल क्लासरूम होता क्या है। डिटेल डिस्कशन होगा वर्चुअल क्लासरूम का प्रोसेस, हम उसके जो भी यूटिलिटीज़ है, एडवांटेजेस है, उसके जो ड्रॉबैक्स है वो किस तरीके से हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हमने देखो पढ़ा क्या है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एजुकेशन, ठीक है। उसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। फॉर एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए यूज होता है, टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, फॉर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए यूज होता है, फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड रिसर्च के लिए यूज होता है। क्लियर है यहाँ पर? और फिर हमने नेक्स्ट देखा ऑब्जेक्टिव और मेरिट्स। जो बेसिक जो मेन जो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो यही है कि इंक्रीज एक्सेस, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्नर। हमारी ई लर्निंग के ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अप्रोच टुवर्ड ई लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, कंप्यूटर सपोर्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ई लर्निंग 2.0 एंड वर्चुअल क्लासरूम। उसके बाद हमने वर्चुअल क्लासरूम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है एज अ अप्रोच टुवर्ड्स ई लर्निंग, ठीक है। अब हम इसका जो मेन जो टॉपिक है कि वर्चुअल क्लासरूम होता क्या है, किस तरीके से चेंजेस आए, किस तरीके से कस्टम चेंज, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पर?
उसके बाद इसका मीनिंग भी डिस्कस करेंगे, मीनिंग के बाद हम इसके यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स, उसके बाद ड्रॉबैक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास का हमारा जो टॉपिक है पूरी क्लास का वो है हमारा वर्चुअल क्लासरूम। क्लियर है यहाँ पर? तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।